हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए ऑडिटिंग या फिर कंटेम्प्रेरी ऑडिटिंग के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। मैंने पहले भी इससे वीडियोस डाली हुई हैं और आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर मैं बटन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी किसी सब्जेक्ट पर अगर आप एमसीक्यूज वीडियो चाहते हैं तो सब्जेक्ट करने मुझे कमेंट करिएगा। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा। आइए शुरू करते हैं। इससे पहले की वीडियो में 70 तक क्वेश्चन हो गए थे। 71 क्वेश्चन लेते हैं। डैश बही खातों और अभिलेखों या व्यवसाय की एक व्यवस्थित परीक्षा है। डैश इज द सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स आर ए बिजनेस। ऑडिटिंग, वॉचिंग, वेरिफिकेशन, चेकिंग। तो आपको बताना है कि जो एक व्यवस्थित सिस्टमैटिक ढंग से जो एक एग्जामिनेशन किया जाता है या फिर कहीं निरीक्षण किया जाता है सारे अकाउंट्स का, लेजर्स का या फिर बिजनेस के जितने भी हम लेन देन कर रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उन सब का, तो वो क्या कहलाता है? अंकेक्षण, प्रमाणन, सत्यापन या फिर जांच। तो यहाँ पर जो प्रमाणन, सत्यापन या फिर जांच है, तीनों ही किसके अंतर्गत आ जाते हैं ऑडिटिंग यानी कि अंकेक्षण में आ जाते हैं। कि बही खातों का और जो अभिलेखों का व्यवस्थित परीक्षण किया जाता है वो ऑडिटिंग में, अंकेक्षण में किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से अंकेक्षण का प्रकार नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ ऑडिट? स्टैट्यूटरी ऑडिट एंड प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट एंड कंटिन्यूअस ऑडिट, कंटिन्यूअस, फाइनल, इंटरिम, कैश, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, नन ऑफ दीज। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो अंकेक्षण का प्रकार नहीं है। विधिक और निजी अंकेक्षण, सरकारी और सतत लेखा अंकेक्षण, सतत, अंतिम, अंतरिम, नगद, लागत और प्रबंध अंकेक्षण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये सभी क्या हैं? अंकेक्षण के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ ऑडिट हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है अंकेक्षण का प्रकार नहीं है, ये सारे क्या हैं? अंकेक्षण का टाइप हैं, काइंड हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा जारी लेखा अंकेक्षण का निर्देश है। इंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट इशूड बाय कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट। तो यानी कि जो आपके भारत का नैतिक और महालेखा परीक्षक होता है उसने अगर कोई गाइडलाइन जारी की है या उसने कोई इंस्ट्रक्शंस दिए हैं किसी ऑडिट के, अंकेक्षण के, तो किस तरह का अंकेक्षण हो जाएगा? विधिक अंकेक्षण, अंतिम अंकेक्षण, प्रबंधन अंकेक्षण या फिर सरकारी अंकेक्षण। तो वो हो जाएगा गवर्नमेंट ऑडिट यानी कि सरकारी अंकेक्षण। यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा स्टैट्यूटरी ऑडिट और गवर्नमेंट ऑडिट यानी कि विधिक अंकेक्षण और सरकारी अंकेक्षण के बीच में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे। तो जो आपका विधिक या वैधानिक अंकेक्षण होता है उसमें क्या होगा कि जो भी कोई भी संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है, किसी विधान द्वारा स्थापित की जा रही है उसके अंतर्गत उसका अंकेक्षण अनिवार्य होता है। जैसे कि कंपनीज एक्ट आपका 1956 जो है, जो बाद में जो है 2013 आपका है, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी कंपनीज उसमें रजिस्टर्ड होती हैं तो उनका जो अंकेक्षण होगा अनिवार्य वो हो जाएगा उनका वैधानिक अंकेक्षण। इसी तरह जो कोई ट्रस्ट है या फिर और भी संस्थाएं हैं उनके हिसाब किताब की जो जांच होती है वो हो जाता है वैधानिक अंकेक्षण। लेकिन जो आपका गवर्नमेंट ऑडिट होता है, जो आपकी केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, उनके जो खाते रखती है, उनके जो अब बुक्स होती हैं उनका जो अंकेक्षण किया जाता है, तो उसके लिए आपके नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो भी निर्देश देता है उसी के अकॉर्डिंग किया जाता है। तो वो हो जाएगा आपका सरकारी अंकेक्षण यानी कि गवर्नमेंट ऑडिट। आई होप आप लोग की जो कन्फ्यूजन होगी वैधानिक अंकेक्षण और सरकारी अंकेक्षण को लेकर वो दूर हो गई होगी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, गवर्नमेंट ऑडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वह अंकेक्षण जो आमतौर पर दो वार्षिक अंकेक्षण के बीच आयोजित किया जाता है। दिस काइंड ऑफ ऑडिट इज कंडक्टेड जनरली बिटवीन टू एनुअल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, फाइनल ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि दो अंकेक्षण यानी कि दो ऑडिट के बीच में ही एक वर्ष में ही अगर कोई दूसरा ऑडिट किया जा रहा है तो किस तरह का ऑडिट हो जाता है? आंतरिक अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, अंतिम अंकेक्षण, सतत अंकेक्षण। तो यहाँ पर जो आपका वर्ष के बीच में ही अंकेक्षण कराया जा रहा है, दो अंकेक्षणों के बीच में एक वर्ष में ही अंकेक्षण जो होता है तो वो आपका हो जाएगा अंतरिम अंकेक्षण। आपने सुना होगा कि इंटरिम डिविडेंड होता है, अंतरिम लाभांश यानी कि जब भी वर्ष के बीच में ही लाभांश घोषित किया जाना होता है तो वहाँ पर क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स भी बना लिए जाते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स जब बनाए जाते हैं तो उनका ऑडिट किया जाता है कि जो भी लाभ निकला है, प्रॉफिट हमने निकाला है, वो सही है या नहीं सही है। बीच में ही ऑडिट की आवश्यकता होती है, तो वो ऑडिट कौन सा हो जाएगा? वो हो जाता है इंटरिम ऑडिट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अंकेक्षण का काम शुरू होने से पहले अंकेक्षक पूरे अंकेक्षण कार्य की योजना बनाता है, डैश कहलाता है। बिफोर द वर्क ऑफ ऑडिट इज कॉमन्स्ड द ऑडिटर प्लान्स आउट द होल ऑफ ऑडिट वर्क इज कॉल्ड, डैश।
ऑडिट प्लान, ऑडिट नोट, ऑडिट रिस्क, ऑडिट प्रोग्राम। तो यहाँ पर आप ही हैं, कोई भी काम आपको अगर करना होता है तो क्या होता है, उसका एक प्रोग्राम पूरा तैयार करते हैं, पूरी एक हम जो कार्यक्रम बनाते हैं किस तरह से हमें इस कार्य को करना है। जैसे कि कॉलेज वगैरह है, कॉलेज में ही क्या होता है, एनुअल फंक्शन होता है, तो पूरा प्रोग्राम का क्या होता है, सेटअप किया जाता है कि किस तरह से कौन सी चीज़ें कब कब करनी है। इसी तरह ऑडिटिंग में भी होता है कि जो भी अंकेक्षक होगा ऑडिट करने से पहले अपना ही एक पूरा कार्यक्रम तैयार करता है, पूरा प्रोग्राम तैयार करता है कि किस तरह से वो ऑडिट को कंडक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अंकेक्षण कार्यक्रम या फिर ऑडिट प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाणक डैश से संबंधित हैं। वाउचर्स रिलेट्स टू डैश, कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, ऑल द अबव। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रमाणक एक तरह से समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछ रहा है कितने प्रकार के हैं, जो तीनों दे रखे हैं आपके क्या हैं, वो टाइप्स दे रखे हैं वाउचर्स के प्रमाणक के। तो नगद प्राप्ति के लिए भी प्रमाणक होता है, जैसे कि कैश मेमो हो जाएगा, और उसके बाद आपका नगद भुगतान जो कि पेमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए बीजक हो जाता है, मांग पत्र होता है, सैलरी रजिस्टर है, ये सब हो जाएंगे आपके। फिर क्रेडिट लेन देन यानी कि क्रय कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपका अलग अलग तरह के वाउचर्स होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक अंकेक्षक डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय डैश, द मैनेजमेंट, द शेयर होल्डर्स, द गवर्नमेंट, द स्टेटरी बॉडी। तो यहाँ पर जो आपका आंतरिक अंकेक्षक होता है, इंटरनल ऑडिटर होता है, उसे मैनेजमेंट यानी कि प्रबंधन वर्ग ही क्या करता है, नियुक्त करता है। समझ लिया कि प्रबंध नियंत्रण की एक विधि होती है जिससे कि जो भी लेखे रखे जा रहे हैं उनको जल्दी त्रुटि हो या कोई भी छल कपट किया गया है तो उसका जल्दी पता लगाया जा सके। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पर जो आंतरिक अंकेक्षक होता है कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो क्या होगा, संस्था का ही कुशल कर्मचारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंकेक्षण वहाँ से शुरू होता है जहाँ डैश समाप्त होता है। ऑडिटिंग बिगिंस वेयर डैश एंड्स, सेलिंग, इन्वेंट्री वैल्यूएशन, अकाउंटिंग, परचेजेस। अंकेक्षण किस चीज़ का किया जाता है, अंकेक्षण हम खातों का करते हैं, जो हमने जो भी बुक्स बनाई हैं, लेजर बनाया, अकाउंट्स बनाए हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाए, उन्हीं का तो अंकेक्षण किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा कि जब हम पूरा लेखांकन का काम, अकाउंटिंग का काम कंप्लीट हो जाएगा तभी हम ऑडिट कर पाएंगे। तो वही चीज़ हो जाएगी, अंकेक्षण वहाँ से शुरू होता है जहाँ लेखांकन समाप्त होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके लिए अंकेक्षण वैकल्पिक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट इज ऑप्शनल, ट्रस्ट, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, सोल प्रोप्राइटरशिप, नन ऑफ द अबव। तो किसके लिए अंकेक्षण जो होगा अनिवार्य है, कुछ लोगों के लिए अनिवार्य होता है कराना, कुछ संस्थाओं के लिए, कुछ संस्थाओं के लिए क्या होता है, अनिवार्य नहीं होता, वैकल्पिक होता है। कोई ट्रस्ट है, कोई संयुक्त स्टॉक कंपनी है, बैंक है, इन सब के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है कराना। लेकिन जो एकल स्वामित्व होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप होगी, उसके लिए क्या होगा, अनिवार्य नहीं है, कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर वो चाहे तो करा सकता है, क्योंकि वो अकेला ही क्या है, उसका स्वामी है, अकेला ही उसका क्या है, ओनर है। तो उसको ज़रूरी नहीं है किसी और को साबित करना है कि हाँ हमारा इतना प्रॉफिट हुआ है या नहीं है, या जो भी हमने अकाउंट्स बनाए हैं वो सही प्रॉफिट अपना हमारा दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं, उसके लिए अनिवार्य नहीं होता, क्योंकि वो अकेला ही क्या होता है, उस बिजनेस का, उस ऑर्गेनाइजेशन का ओनर होता है। तो यहाँ पर जो सोल प्रोप्राइटरशिप होगी उसके लिए ऑप्शनल होगा, अनिवार्य नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान द्वारा अनिवार्य किए गए अंकेक्षण को डैश कहा जाता है। द ऑडिट दैट इज मेड कंपलसरी अंडर लॉ इज कॉल्ड डैश, स्टेटरी ऑडिट, पार्शियल ऑडिट, कंप्लीट ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई भी अगर विधान द्वारा अनिवार्य कर दिया जाता है अंकेक्षण तो कौन सा हो जाएगा। तो इससे पहले जो मैंने क्वेश्चंस का स्टार्टिंग में कराया था तो वहाँ पर आपको मैंने बताया था कि वैधानिक अंकेक्षण और सरकारी अंकेक्षण के बीच डिफरेंस। तो यहाँ पर वही आपका आ रहा है कि जो भी किसी विधान के द्वारा अनिवार्य हो जाता है तो वो हो जाएगा आपका वैधानिक अंकेक्षण। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंपनी के अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। Who among the following can be appointed as auditor of a company? A partner or a director of the company, a person of unsound mind, Mr. Ram who owes ₹500 to the company, Mr. Shyam the holder of CA certificate। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि किसी कंपनी के अंकेक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है, कि कोई कंपनी का भागीदार या निदेशक है, विकृत मन का व्यक्ति है, श्री राम जो कंपनी को 500 रुपये का देनदार है, श्री श्याम जो CA प्रमाण पत्र धारक है। तो यहाँ पर जो CA प्रमाण पत्र धारक है, आपको पता होगा ऑडिटर बनने के लिए जो आपको होना चाहिए सर्टिफिकेट वो हो जाता है CA का, यानी कि चार्टेड अकाउंटेंट का। तो यहाँ पर जो एक कंपनी का अंकेक्षक नियुक्त किया जा सकता है श्री श्याम जो CA प्रमाण पत्र धारक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, डैश के लिए न्यायालय की पुष्टि आवश्यक है। कन्फर्मेशन ऑफ द कोर्ट इज नेसेसरी फॉर डैश, इंक्रीजिंग द शेयर कैपिटल, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कन्वर्जन ऑफ शेयर इनटू स्टॉक, इशू ऑफ न्यू शेयर्स।
क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कब हमें बोर्ड की न्यायालय की अनुमति लेना अनिवार्य हो जाता है एक संस्था के लिए, एक कंपनी के लिए। अंश पूंजी में वृद्धि होने पर, अंश पूंजी में कमी करने पर, अंशों का स्टॉक में परिवर्तन पर, नए शेयरों का निर्गमन पर। जब हम नए शेयर का निर्गमन कर रहे हैं, इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स है, तो वहाँ नहीं लिया जाएगा, ना ही अंशों का स्टॉक में परिवर्तन पर हमें लेना होगी। हमें कब लेने की जरूरत पड़ती है? जब हम अंश पूंजी में कमी कर रहे होते हैं, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इससे जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके हित पर इफेक्ट पड़ता है, प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें न्यायालय से अनुमति लेना आवश्यक हो जाता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकित छड़कार डैश है, ऑडिट मीन्स डैश, रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन, प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स अकाउंट्स वाउचर्स ईटीसी, प्रिपेयरिंग जर्नल। तो अंकेक्षण का क्या अर्थ हो जाएगा? व्यापारिक लेन देनों की रिकॉर्डिंग करना, अंतिम लिखित तैयार करना, पुस्तकों, खातों, प्रमाणकों आदि की जांच करना या फिर जर्नल तैयार करना। तो जब अंकेक्षण की बात आती है तो वहाँ पर सीधे सीधे क्या होता है? हमें निरीक्षण करना होता है, जांच करनी होती है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी दे रखा है, पुस्तकों, खातों, प्रमाणकों आदि की जाँच, तो वो हो जाएगा आपका अंकेक्षण का अर्थ, मीनिंग ऑफ ऑडिट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंकेक्षक उसके द्वारा जांचे गए खातों की रिपोर्ट किसे देगा? ऑडिटर शैल रिपोर्ट ऑन द अकाउंट्स एग्जामिन्ड बाय हिम डैश, टू द शेयर होल्डर्स, टू द कोर्ट, टू द बैंक, टू द जर्नल पब्लिक। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो अंकेक्षक उसके द्वारा जांचे गए खातों को रिपोर्ट होता है, यानी कि जो अंकेक्षक, आपको पता होगा कि सारे खातों की जांच करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करता है, तो वो रिपोर्ट वो किसको देता है, किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? शेयरधारकों के, न्यायालय के, बैंक के या फिर आम जनता के? तो यहाँ पर अंकेक्षक जो अपनी रिपोर्ट देता है वो शेयरधारकों को, यानी कि शेयर होल्डर्स को देता है। कंपनी अंकेक्षक अपनी रिपोर्ट शेयरधारकों को देता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूमि की बिक्री एक डैश है, सेल ऑफ लैंड इज ए डैश, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर भूमि की जो बिक्री है, यानी कि कोई लैंड है उसको अगर सेल किया जा रहा है, उससे जो राशि मिल रही है, अमाउंट मिल रहा है, वो क्या है? तो वो हो जाता है कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि पूंजीगत प्राप्ति। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त संचय डैश द्वारा बनाया जा सकता है, सीक्रेट रिजर्व कैन बी क्रिएटेड बाय डैश, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ओनली, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल कंपनीज ओनली, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनली, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो यहाँ पर आपने रिजर्व सुना होगा, कई तरीके का होता है, जनरल रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व होता है, इसी तरह से सीक्रेट रिजर्व भी होता है। सीक्रेट रिजर्व को क्या होता है, बुक्स में नहीं दिखाया जाता है, इसीलिए उसे सीक्रेट रिजर्व बोला जाता है। तो वो किस कंपनीज द्वारा या किसके द्वारा बनाया जा सकता है? केवल पब्लिक लिमिटेड कंपनी, केवल बैंकिंग और वित्तीय कंपनियाँ, केवल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सहकारी समितियाँ। ये जो सीक्रेट रिजर्व होता है इसे बैंकिंग और वित्तीय कंपनियों के द्वारा बनाया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन बी। अच्छा, आपका सीक्रेट रिजर्व बनाया कैसे जाता है? तो उसमें कभी फिक्स्ड एसेट को क्या होगा, उसमें वृद्धि तो हो गई, इंक्रीज हो गई उनकी वैल्यू, लेकिन हम उनका इंक्रीज वैल्यू को नहीं दिखा रहे हैं, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा फिक्स्ड एसेट्स जो है उस पर डिप्रिसिएशन हमने ज़्यादा दिखा दिया, या फिर जो प्रोविज़न कर रहे हैं बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स के लिए क्या होगा, वो ज़्यादा कर लिया जाता है, या गुडविल को बहुत कम वैल्यू पर दिखाया जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, सीक्रेट रिजर्व को बनाया जाता है। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कोई लेन देन खाते की किताबों में पूरी तरह या आंशिक रूप से नहीं दिखाया गया है तो ऐसे त्रुटियों को डैश कहा जाता है। व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट आइदर होल और पार्टली, सच एरर आर कॉल्ड एज डैश, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, कंपनसेटिंग एरर, एरर ऑफ प्रिंसिपल। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि कोई भी लेन देन है जिसे किताब में जो बुक्स आपने बनाई हैं उन्हें या तो पूरी तरह से नहीं दिखाया या फिर आंशिक रूप से नहीं दिखाया है, तो ये किस तरह की त्रुटि है? तो आप लोगों में जो एक चैप्टर में भी दे रखा है कि एरर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन, अशुद्धियाँ उनका वर्गीकरण दे रखा है। तो कितने तरह की अशुद्धियाँ हैं? क्लरिकल एरर्स हैं, एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कंपनसेटरी एरर्स हैं, एरर ऑफ डुप्लीकेशन। आपके स्क्रीन पर एक फिगर लगा है जहाँ पर मैंने सारे टाइप्स की जितनी भी होती हैं एरर्स उसको दिखाया है। और जो क्लरिकल एरर्स हैं उसमें वो भी 2 टाइप्स की होती हैं, एक हो जाएगी भूल की अशुद्धियाँ, एरर ऑफ ओमिशन, और दूसरी हो जाती है लेखे की अशुद्धियाँ, एरर ऑफ कमीशन। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरी या आंशिक रूप से दर्ज नहीं किया है तो वो हो जाएगी भूल की अशुद्ध, एरर ऑफ ओमिशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपत्ति, देनदारियों, संचय के शेष, प्रावधान और एक फर्म की अर्जित लाभ या हानि की राशि के सत्यापन को डैश कहा जाता है। वेरिफिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स, लायबिलिटीज, द बैलेंस ऑफ रिजर्व्स, प्रोविजन एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड और लॉस सफर्ड ए फर्म इज कॉल्ड डैश, कंटिन्यूअस ऑडिट, फाइनल ऑडिट,
इंटरिम ऑडिट, पार्शियल ऑडिट। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जो संपत्ति, देनदारियाँ, संचय, सारी चीज़ें कब हमें पता चल पाती हैं। जब जाहिर सी बात है हम बैलेंस शीट तैयार हो जाती है, हमारी जो फाइनल अकाउंट्स हैं वो तैयार हो जाते हैं, उसके बाद ही तो हमें सारी चीज़ें पता चलती हैं कि किसका कितना शेष आया है। तो जब इसका हम वेरिफिकेशन कर रहे होते हैं, इसका हम सत्यापन कर रहे होते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, किस तरह का अंकेक्षण हो जाएगा, वो हो जाएगा अंतिम अंकेक्षण, जिसको वार्षिक, सामयिक या पूर्णगत अंकेक्षण भी बोलते हैं। क्वेश्चन में आपको कुछ भी दे रखा हो सकता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, एनुअल ऑडिट या फिर अंतिम अंकेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी आय और व्यय खाते की शेष राशि का प्रमाणन डैश के प्रमाणन के रूप में जाना जाता है। वॉचिंग ऑफ द बैलेंसेस ऑफ ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस अकाउंट इज नोन एज वॉचिंग ऑफ डैश, पर्सनल लेजर, इम्पर्सनल लेजर, कैश सेल्स। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आय और व्यय कौन सा हो जाता है, एक पर्सनल अकाउंट्स हो जाते हैं, एक इम्पर्सनल हो जाते हैं। तो जो आय और व्यय वाला आपके खाते हो जाते हैं वो कौन से हो जाते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो इसका प्रमाणन होगा वो हो जाएगा अवैयक्तिक खाता बही का प्रमाणन या फिर इम्पर्सनल लेजर का प्रमाणन। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक व्यय डैश का सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस आर द बेस्ट एग्जांपल फॉर डैश, फिक्टिशियस एसेट, इंटैंगिबल एसेट, वेस्टिंग एसेट, फ्लोटिंग एसेट। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो प्रारंभिक व्यय होते हैं वो किसका उदाहरण होते हैं, काल्पनिक संपत्ति का, अमूर्त संपत्ति का, क्षयी संपत्ति का, चल संपत्ति का। जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो उदाहरण हो जाएंगे फिक्टिशियस एसेट का, काल्पनिक संपत्ति का। तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो भी व्यवसाय है, बिजनेसेस के इनकॉर्पोरेशन से पहले के व्यय होते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामयिक अंकेक्षण को डैश भी कहा जाता है। पीरियडिकल ऑडिट इज आल्सो कॉल्ड एज डैश, फाइनल ऑडिट, इंटरिम ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, इनकम स्टेटमेंट ऑडिट। तो यहाँ पर जो सामयिक अंकेक्षण को क्या कहते हैं, तो इससे पहले ही जो क्वेश्चन मैंने कराए थे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि एक अंकेक्षण था जिसके कई नाम थे। तो यहाँ पर जो सामयिक अंकेक्षण होगा उसको क्या कहते हैं, अंतिम अंकेक्षण, फाइनल ऑडिट। जब सारे बुक्स आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, फाइनल अकाउंट्स बन जाते हैं, उसके बाद जो ऑडिट किया जाता है वर्ष के अंत में, तो वो हो जाता है आपका अंतिम अंकेक्षण, या फिर इसे आप सामयिक अंकेक्षण भी कह सकते हैं, वार्षिक अंकेक्षण या फिर पूर्णगत अंकेक्षण। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सरकारी कंपनी का अंकेक्षक डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है। द ऑडिटर ऑफ ए गवर्नमेंट कंपनी शैल बी अपॉइंटेड बाय डैश, द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ, द सेंट्रल गवर्नमेंट, द शेयर होल्डर्स, द डिबेंचर होल्डर्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है जो एक सरकारी कंपनी होगी, गवर्नमेंट कंपनी है, तो उसका जो अंकेक्षक ऑडिटर होगा उसको कौन नियुक्त करेगा। सरकारी कंपनी, केंद्र सरकार, अंशधारक, ऋणपत्र धारक। तो उसे नियुक्त करती है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोकड़ बही के अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य डैश हो सकता है। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑडिट ऑफ द कैश बुक में बी डैश, टू वेरीफाई द एसेट्स एंड लायबिलिटीज, टू नो दैट ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स हैव बीन प्रॉपर्ली रिकॉर्डेड, टू चेक द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इन बिजनेस। तो यहाँ पर पूछ रहा है जो रोकड़ बही का अंकेक्षण किया जाता है तो उसका मेन ऑब्जेक्ट उद्देश्य क्या होता है। संपत्ति और देनदारियों को सत्यापित करने के लिए, ये जानने के लिए कि सभी प्राप्तियों और भुगतानों का सही से लेखा किया गया है, व्यवसाय में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जांच करने के लिए। तो यहाँ पर जो रोकड़ बही का अंकेक्षण किया जाता है उसका उद्देश्य हो जाता है ये जानना कि जो भी प्राप्तियों भुगतानों का लेखा किया गया वो सही ढंग से किया गया है या नहीं किया गया है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य डैश है। द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज डैश, टू डिस्कवर एरर्स एंड फ्रॉड्स, टू परचेज बिजनेस, टू वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। तो अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन होता क्या है। तो अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा कि कोई विशेष उद्देश्य से जब आप खातों की जांच करता है कोई व्यक्ति, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि वो अंकेक्षक हो या ऑडिटर ही हो, कोई सामान्य लेखापाल यानी कि अकाउंटेंट भी उसकी जाँच कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। तो यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा कि कोई विशेष उद्देश्य होता है जिससे उसी वर्ष के या पिछले कई वर्षों के खातों की क्या होती है, गहन जांच की जाती है। जैसे कि आपका उद्देश्य हो सकता है कि लाभ कमाने की क्षमता का पता लगाना, और भी किसी भी तरह का कोई विशेष उद्देश्य हो सकता है जिससे कि इन्वेस्टिगेशन कराई जा रही हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लिपिक के कार्य की दूसरे लिपिक द्वारा स्वतः जांच की जाती है, यह डैश कहलाती है। द वर्क ऑफ वन क्लर्क इज ऑटोमेटिकली चेक बाय अनदर क्लर्क इज कॉल्ड डैश, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि जब एक कर्मचारी एक लिपिक के द्वारा जो कार्य किया गया है उसे दूसरा लिपिक जांच रहा है तो वो कौन सा ऑडिट आपका हो जाता है, कौन सा अंकेक्षण हो जाएगा, या वो क्या कहलाता है। आंतरिक नियंत्रण, आंतरिक निरीक्षण, आंतरिक अंकेक्षण, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो वो हो जाएगा आंतरिक निरीक्षण, इंटरनल चेक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी।
आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करिएगा, जिससे जो भी वीडियो मैं डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू।